हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम यहाँ पर अगला प्रोसेस देखते हैं एंड दैट इज व्हाट फ्री एक्सपेंशन। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक कंटेनर है जी, उस कंटेनर का जो टोटल वॉल्यूम है ना वो 2V0 सपोज एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पे बीच में एक पार्टीशन लगा दिया है। इस पार्टीशन के इस साइड में तो गैस फिल किया हुआ है, उस गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है जी। और यहाँ पर है वैक्यूम, ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है और इधर का जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, V0 जी, ठीक। ये आपको इनिशियल सिचुएशन दी हुई है और ये जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर है ना, ये एडियाबेटिक वॉल्स हैं या फिर हम ये कह सकते हैं ये वॉल्स जो है ना वो वेल इंसुलेटेड हैं। बिल्कुल, मतलब इनके थ्रू ना बाहर हीट जा सकती है ना इनके थ्रू हीट आ सकती है, मतलब हम ये कह सकते हैं देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। अब हमने क्या किया, सडनली ये जो बीच में पार्टीशन था ना, इस पार्टीशन को हमने कर दिया रिमूव, ठीक है। तो हम जैसे ही पार्टीशन को रिमूव करेंगे तो अब आपको समझ में आ रहा है जो ये गैस है, ये गैस क्या करेगा, एक्सपेंड होने लगेगा जी। और कुछ देर बाद की जो सिचुएशन होगी वो सिचुएशन कुछ आपके सामने ऐसी होगी कि अब जो गैस है वो पूरे गिवन 2V0 वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाएगा। मान लेते हैं फाइनल प्रेशर P' हो गया और फाइनल टेम्परेचर जो है वो T' हो गया, हमें पता नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये बताओ कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस इन दैट सिचुएशन जी। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं गैस का वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन गैस को अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि इस साइड में क्या था, वैक्यूम था। तो हम ये कह सकते हैं जो गैस है वो फ्रीली एक्सपेंड कर रही है, जैसा कि आपको टॉपिक से समझ में आ रहा है, फ्री एक्सपेंशन। तो यहाँ पे गैस एक्सपेंड तो करी है, मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस का वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ है लेकिन फिर भी गैस ने कोई भी वर्क नहीं कोई किया। अपोजिशन पार्टी नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कोई भी अपोजिशन में नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे गैस क्या करेगा, फ्रीली एक्सपेंड कर जाएगा। तो इन दैट सिचुएशन वर्क डन बाय गैस क्या हो गया, जीरो। क्लियर? बिल्कुल। अब देखना, जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वेल इंसुलेटेड है तो हमें यह भी पता है कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो। अब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ चुके हैं, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज व्हाट, जीरो। इसका मतलब ये हो गया सर, डेल्टा टी भी जीरो हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर और जो फाइनल टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे जो T' की वैल्यू आई है, ये T' की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, T0 के बराबर हो जाएगी। और आपको एक बात पता है कि अगर इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर के बराबर है तो P0 V0 जी बराबर मैं लिख सकता हूं P' इंटू 2V0। बिल्कुल, यहां से आपको समझ में आ रहा है कि फाइनली P' की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, P0 बाई 2 आ जाएगी। तो आप यहां पे देख करके समझ पा रहे हैं कि जो प्रेशर है वो क्या हो चुका है, आधा हो चुका है। खास इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, मतलब ये प्रोसेस वेरी स्लो प्रोसेस नहीं है। अगर मुझसे यहां पर कोई ये बोल दे जी कि मुझे इस प्रोसेस का पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है जी, तो मैं यहां पर इस प्रोसेस का पीवी डायग्राम ड्रॉ ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोसेस का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं जो प्रोसेस क्वासी स्टैटिक हो या स्लो प्रोसेस हो, क्योंकि आपको उस केस में हर एक इंस्टेंट पे प्रेशर और वॉल्यूम पता होगा। बिल्कुल। यहां पर क्या होगा, जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि आप पीवी ग्राफ ड्रॉ करना है जी, तो आपको पता है इनिशियल जो प्रेशर है वो P0 है और वॉल्यूम V0 है। फाइनल जो प्रेशर हो गया वो P0/2 हो गया जी, और जो वॉल्यूम है वो 2V0। आपको इनिशियल पॉइंट पता है और फाइनल पॉइंट पता है जी। इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने के यहाँ पर इनफाइनाइट वे हो सकते हैं, आपको नहीं पता कि यहां से यहां कैसे गए होंगे, आप डायरेक्टली यहां से यहां स्ट्रेट लाइन ज्वाइन नहीं कर सकते। मतलब हम सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि फ्री एक्सपेंशन जो है ना वो वेरी फास्ट प्रोसेस होती है, सडन प्रोसेस होता है, एकदम से हो गया एक तरह से। हाँ, मतलब एकदम से पहले गैस का प्रेशर ये था, जैसे ही पार्टीशन रिमूव हुआ तुरंत गैस का जो प्रेशर था वो ये P0/2 हो गया। बस इसमें तो याद रखने वाली बात है वो ये है, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको ये दिख जाए फ्री एक्सपेंशन, आप बस बिना दिमाग लगाए सबसे पहले इस पे अटैक करना कि वर्क डन बाय द गैस हो जाएगा जीरो। और जैसे एक फ्री एक्सपेंशन का सर ने क्वेश्चन यहां पे लिया, हो सकता है कि आपको ऐसे भी कि बनो कि कहते भैया यहां पर जो है अपना सेपरेशन था, बाकी सारी कहानी ऐसी है और बीच में छोटा सा होल क्रिएट कर दिया। बिल्कुल सर।
है ना। सर ने अभी तक इसको पार्टीशन को हटा दिया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो कहते हैं हमने तो क्या किया, बस बीच में जो था थोड़ा सा होल क्रिएट कर दिया, तो अब बताओ क्या कंडीशन होगी, मतलब ऐसा इस तरीके का डायग्राम बना दिया, राइट। तब उसको भी आप समझ लेना। हाँ, ये इस बात का जरूर ध्यान रखना कि अगर इधर वैक्यूम होना चाहिए, वैक्यूम हुआ तो हम बोलेंगे ये क्या है, फ्री एक्सपेंशन है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बात को याद रखना। जैसा कि सर ने बताया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन फिर भी वर्क डन बाय गैस क्या है, 0 है। जी, तो इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। टॉपिक का नाम है एफिशिएंसी। बेसिकली हम एफिशिएंसी जो है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए निकालते हैं, राइट। इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा। पहले ये क्या होता है वो थोड़ी देर के बाद देखेंगे। एफिशिएंसी होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड का मतलब हीट का वो वाला पार्ट जो सिस्टम को मिल रहा है। आप इसको ऐसे समझो कि बाद में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, हीट इंजन। हीट इंजन का काम क्या होता है कि वो जो हीट होती है, जो हम उसको हीट देते हैं, वो उसका कुछ पार्ट जो है वो वर्क डन मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। तो अब अगर हम ऐसा बोले कि सपोज मैंने 100 जूल जो है हीट दी सिस्टम को, और उसने क्या किया, 40 जूल का वर्क डन कर दिया, तो फिर हम ऐसा बोलेंगे कि मेरे द्वारा दी गई हीट तो थी 100, जिसमें से 40 उसने वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया, 60 जूल हो सकता है उसने हीट को रिजेक्ट कर दिया हो। तो एफिशिएंसी बोलूंगा मैं 100 दिया, 40 वर्क डन मिला है, मतलब 40/100, राइट सर, 40%। बिल्कुल सर। और यहां से देख करके आपको एक बात और समझ में आ रही है कि हमारी डिजायर क्या है। हाँ, हमारी डिजायर ये है कि हम जो भी सिस्टम को हीट दे रहे हैं उससे हम वर्क चाहते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा हमें वर्क मिलेगा फॉर अ गिवन हीट, किसी भी गिवन साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। ये सर ने बहुत अच्छी बात बताई, और सर की बात से देखो ये भी पता चल रहा है कि कम से कम हीट देने पर हम ज्यादा से ज्यादा वर्क डन चाहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं भाई इनपुट कम से कम हो, एक तरीके से हीट कम से कम दे। तो देखो यहां पर एफिशिएंसी जो हीट के है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और हम चाहते हैं कि कम से कम हीट पे जो वर्क डन मिले हमको वो क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले। तो आपको तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना है, बस इसमें इस बात का ध्यान रखना कि जो वर्क डन है वो तो है नेट वर्क डन बाय गैस, बिल्कुल, इन साइक्लिक प्रोसेस, पूरे साइक्लिक में। और जो हीट सप्लाइड है वो है ओनली सप्लाइड वाली, मतलब पॉजिटिव वाली। हो सकता है साइक्लिक प्रोसेस में, जैसे अगले पार्ट में हम देखेंगे कि हमने सपोज ए बी सी डी 4 जो है रास्ते दे दिए साइक्लिक प्रोसेस के, और फिर आपसे पूछा जाए, आप देखो कि इस पार्ट में सिस्टम को हीट मिल रही है, इस पार्ट में सिस्टम से हीट जा रही है, तो हमें केवल फोकस करना है उस पार्ट पे जिसमें सिस्टम को हीट मिल रही है। और आप ये चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, तो अगर उसमें Q का वैल्यू पॉजिटिव आता है जी, तो इसका मतलब है उस प्रोसेस में सिस्टम ने हीट लिया है, मतलब सिस्टम को हीट सप्लाई किया गया है। और अगर Q का वैल्यू नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है उस गिवन प्रोसेस में सिस्टम ने हीट रिजेक्ट किया है। तो तुम्हें तो हमेशा याद रखना है कि डिनोमिनेटर में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस गिवन प्रोसेस में वही Q की वैल्यू पुट करनी है जिसमें Q का वैल्यू क्या आ रहा हो, पॉजिटिव आ रहा हो, क्योंकि वही वो प्रोसेस होगा जिसमें हीट सिस्टम को सप्लाई किया गया होगा। और जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है वर्क डन, और ये हम थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर चुके थे कि जब भी हम वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व। तो जो ये साइक्लिक प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो ये वाला एरिया होगा, दिस विल गिव यू द नेट वर्क डन बाय द गैस। तो आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही इसकी फील आएगी। हाँ। तो ये रहा क्वेश्चन, आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा, देखिएगा। सिंपल पीवी ग्राफ है सर। ये मान लेते हैं एक मोनो एटॉमिक गैस है। हाँ सर, एक मोनो एटॉमिक गैस के लिए ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का डायग्राम बनाया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये 4 स्टेप प्रोसेस है, ABCD, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द एफिशिएंसी इन द साइक्लिक प्रोसेस। तो आपको पता है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन Q पॉजिटिव वाली, राइट। तो देखो वर्क डन तो जैसा भी सर ने बोला एरिया अंडर कर्व, तो इसका एरिया हमको साफ साफ दिख रहा है सर। ये तो हो गया 2V0 और ये हो गया P0। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, वर्क डन हो जाएगा 2P0 V0, क्योंकि इसका साइन जो है वो क्लॉकवाइज है, तो यहां पर वर्क डन जो आ रहा है वो पॉजिटिव, वैसे ही पॉजिटिव ही आना है। इसके बाद चलिए अब असली पार्ट तब शुरू होता है, हीट वाला पार्ट। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं ए से लेके बी के बारे में बात करूं, राइट, तो ए से लेके बी तक जो है प्रोसेस है आपका आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक है तो वर्क डन हो गया 0, और आइसोकोरिक है वर्क डन 0 हो गया। हमको चाहिए क्या, डेल्टा Q। तो चेक कीजिए, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है।
तो एक इक्वेशन में ये भी लिख देता हूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। आप देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू विल बी पॉजिटिव, डेल्टा यू पॉजिटिव, वर्क डन 0, इसका मतलब डेल्टा जो क्यू आ जाएगा ना ए से लेके बी का, वो आ जाएगा पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात। मतलब हम ये कह सकते हैं ए से बी में यहाँ पर हीट सिस्टम को क्या की जा रही है, सप्लाई की जा रही है। क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो वर्क डन हुआ नहीं, तो यहाँ पे जो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज आया होगा वही क्यू के बराबर रहेगा। अब हमें इसकी वैल्यू की भी आवश्यकता है, कि फॉर्मूले में तो वैल्यू रखेंगे ना। तो आइए ए से बी में मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू वाला पार्ट क्या हो गया है, जीरो। हमें केवल डेल्टा यू लिखना है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर जो था पीवी का प्रोडक्ट कितना है, पी नॉट बी नॉट, ठीक। यहां पीवी का प्रोडक्ट कितना हो गया है, 2 पी नॉट बी नॉट। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, कहीं इसको नोट कर लीजिएगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी से हम ये बोल सकते हैं कि अगर पीवी का प्रोडक्ट दुगना हो गया तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। बिल्कुल सर। इसका मतलब अगर यहां पे टेम्परेचर में थोड़ी देर के लिए टी नॉट मान लेता हूं, वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, तो इस जगह पे टेम्परेचर 2T नॉट हो जाएगा। राइट सर, ठीक। तो अब यहां पे डेल्टा यू हम लोग लिख देते हैं, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 2T नॉट माइनस टी नॉट। ये मेरे काम की है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद। अब अगर बी से सी देखें तो ध्यान से देखिए, बी से सी प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव, और क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन वाला पार्ट भी पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब सर यहां पर भी ऊष्मा सिस्टम को मिल रही है और यहां पर भी ऊष्मा सिस्टम को मिल रही है। तो बी से सी की अगर हम बात करें तो, या फिर हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं बी से सी एक आइसोबारिक प्रोसेस है, और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू होता था एन सीपी डेल्टा टी। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। अब यहां पे टेम्परेचर अगर 2T नॉट है तो यहां पर आप देखिए पीवी का प्रोडक्ट हो जाएगा 6 पी नॉट बी नॉट, तो यहाँ पे 6T नॉट, यहां पे 6T नॉट हो जाएगा। क्योंकि हम आपको बता देते हैं, हम यहाँ पे पी नॉट वी नॉट इक्वल्स टू मान करके चल रहे हैं एनआर इंटू टी नॉट। बिल्कुल, मैं यहीं पे इसको लिख देता हूं इस चीज को, कि जहां हमको आवश्यकता हो आप इसको पीवी इक्वल टू एनआरटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखिए यहां पर ये हो जाएगा एन सीपी डेल्टा टी हो जाएगा यहां पे 6T नॉट माइनस 2T। देखिए मैंने तो टी नॉट वाला रास्ता अपनाया है, आप चाहो तो पी नॉट बी नॉट वाला रास्ता अपना लो, फाइनल आंसर तो आपका वही है। और आपको एक बात तो पता ही होगी कि एनआर डेल्टा टी की जो वैल्यू होती है उसे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, P2 V2 माइनस P1 V1। बिल्कुल, ये भी सही है। तो अब सर इसके बाद ये हमारा पार्ट हो गया। अब ध्यान से देखिए, सी से डी की अगर बात करें, वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन 0, ये वाला जो पार्ट है ये तो हो गया 0, लेकिन प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम होने का मतलब हो गया यहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है, तो डेल्टा यू नेगेटिव, तो डेल्टा क्यू भी नेगेटिव आ जाएगा। तो डेल्टा क्यू नेगेटिव का मतलब हुआ हीट जा नहीं रही है, हीट जा रही है, आ नहीं रही। मतलब इस प्रोसेस में हम ये कह सकते हैं कि जो ये गिवन सिस्टम है वो हीट क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। रिजेक्ट कर रहा है, मतलब मेरे काम का तो नहीं है, राइट है ना, मेरे फॉर्मूला में काम का तो नहीं है। तो Q सी से लेकर डी हो जाएगा नेगेटिव। सिमिलरली आप ये घर पे कीजिएगा, डी से ए भी। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, जब डी से सी आप जा रहे थे तो उस समय क्या हो रहा था कि वर्क डन पॉजिटिव आ रहा था और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव था, इसलिए यहाँ पे हीट सप्लाई की गई थी। लेकिन डी से ए जाते समय आपको देखकर ही समझ में आ रहा है कि वर्क डन भी नेगेटिव होगा और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव होगा, और हमें पता है इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, डेल्टा क्यू के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ भी सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा होगा। तो इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात यह है कि अगर आपसे यहाँ पे एफिशिएंसी पूछी गई है तो आप यहाँ पे क्यू कौन सा लेंगे, सप्लाइड वाला, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं Q इन द प्रोसेस A to B प्लस Q इन द प्रोसेस B to C जो है दैट इज Q सप्लाइड। तो वर्क डन अपॉन Q सप्लाइड आपको ये एक्सप्रेशन लिखना होगा जैसा कि सर ने यहाँ पे लिख दिया। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो 2 P नॉट V नॉट अपॉन, लास्ट तक सॉल्व कर लेते हैं पूरा, QAB कहां गया, QAB ये रहा, इसको मैं लिखूंगा N CB T नॉट राइट प्लस इसको हम लिख देंगे N CP 4 T नॉट। अब देखिए अगर P नॉट B नॉट को मैं NR T नॉट लिखता हूं तो देखो N N N और T नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा बन जाएगा। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, 2 यहां पे लिख दिया NR T नॉट अपॉन
NCB T नॉट प्लस NCP फॉर T नॉट। अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। NT नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर आ गया 2R अपॉन CB प्लस 4CB। अब जब CP की वैल्यू आप पुट करोगे, जैसा सर ने वहां पे मेंशन कर दिया है कि मोनोटोमिक गैस है, तो R वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपकी जो है एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, याद ही होगा आई होप, कि जो मोनो एटॉमिक गैस है उसके लिए जो CV का वैल्यू होता था वो क्या होता था, FR/2, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, 3 जी। तो हम बोल सकते हैं CV का वैल्यू था 3R/2 जी, और जो CP था उसका जो वैल्यू था वो क्या था, 5R/2। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो R कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं एक रफ और सॉल्व कर देता हूं। R कैंसिल आउट करने के बाद ये आ जाएगा 3/2 प्लस 5/2 इंटू 2 मतलब 10। हाँ, बस इसके बाद आपकी मैथ्स है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इनमें सर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि Q टोटल नहीं लेना है, केवल वही वाला लेना है जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, राइट। और वर्क डन टोटल लेना है, उनको क्या कर देना है, हमको डिवाइड कर देना है। आगे बढ़े सर? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं सर। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ। कि जब साइक्लिक प्रोसेस दी होती है तो आपसे उस केस में एफिशिएंसी पूछी जाती है जी। ठीक है, चलिए सर अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। एक और देखते हैं सर इस पे। ये रहा न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 3 स्टेप प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर अभी आपको पीवी डायग्राम नहीं बनाया गया है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम बनाया गया है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें आप एरिया अंडर द कर्व वर्क डन नहीं बोल सकते जी। जैसे अभी आपको याद होगा पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, हमने सीधे एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व निकाल दिया और बोल दिया कि दिस इज द वर्क डन बाय द गैस जी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस पे वॉल्यूम प्लॉट किया गया है और एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर प्लॉट किया गया है। और मुझे चाहिए नेट वर्क डन बाय द गैस, तो मुझे क्या करना होगा कि इंडिविजुअली हर एक प्रोसेस का अलग अलग वर्क कैलकुलेट करना होगा, फिर उनका समेशन करना होगा और अलग अलग डेल्टा क्यू भी कैलकुलेट करना होगा। तो सर ऐसा करते हैं कि एक एक करके हर प्रोसेस का सारे पैरामीटर कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे स्टूडेंट्स की भी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक तो इक्वेशन ये लिख देते हैं सर, P नॉट V नॉट इक्वल टू NR T नॉट, ताकि हमें किसी के साथ भी खेलना हुआ यहाँ पर तो हम लोग इजिली इस चीज को एक्सचेंज कर पाए। तो जरा ध्यान से देखिएगा जी। अगर हम बात करें A से B प्रोसेस की जी, A से B, तो आप देख पा रहे हैं A से B जो प्रोसेस है, ये ग्राफ जो है ना वो ओरिजिन से पास होता हुआ है। आप नोट्स में ओरिजिन से पास करके बनाना। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं A से B में जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है। बिल्कुल। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। मतलब मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि जो A से B प्रोसेस है ना, ये गारंटी है कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस होगा जी सर। अब हमारा मेन मोटिव ये है कि हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करें, डेल्टा U, डेल्टा Q और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जी सर। तो देखते हैं जैसे कि A से B आप देख पा रहे हैं यहाँ पे A पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है, T नॉट, B पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है, 3T नॉट। तो मैं वर्क डन A भी लिख देता हूं। आइसोबैरिक का फॉर्मूला आपको याद होगा, NR डेल्टा T, NR डेल्टा T है ना, तो NR डेल्टा T और जो कि 2T नॉट हो जाएगा। 2T नॉट मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 3T नॉट माइनस 2 दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स, इनको हम लास्ट में पुट कर लेंगे। बिल्कुल सर, ये हो गया। उसके बाद अगर पूछा जाए डेल्टा Q, हाँ, तो क्योंकि ये आइसोबैरिक प्रोसेस है तो या तो आप सीधा लिख दो NCP डेल्टा T। बिल्कुल, इस चीज का सीधा आप फायदा उठाओ, इस्तेमाल करो। आइसोबैरिक प्रोसेस में आप डेल्टा Q को NCP डेल्टा T लिख सकते हो डायरेक्ट। तो सर ये हो जाएगा CP का वैल्यू कौन सा गैस, मोनोटोमिक मान लिया मैंने, 5R/2 5R/2 NCP इंटू डेल्टा T। और आप देख पा रहे हैं ऑब्वियस है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे हीट क्या करेगा, भी एब्जॉर्ब करेगा, तो ये डेल्टा Q की वैल्यू भी क्या आ रही है, पॉजिटिव। मतलब मेरे काम की है, फॉर्मूले मुझे रखना पड़ेगा इसको। जी सर। अब बात कर लेते हैं B2C प्रोसेस का जी। ध्यान से देखें, B2C प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में एक बात तो तय हो चुकी है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो हो जाएगा जी। वर्क डन की बात करें तो वर्क डन का आपको एक्सप्रेशन याद होगा, NRT, NR 3T नॉट, LN फाइनल वॉल्यूम V नॉट, तो ये हो जाएगा V नॉट बाई 3V नॉट जी, जो कि नेगेटिव आ रहा है, आना भी चाहिए क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। देखो यहाँ पर जो है कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम कम होने का मतलब वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव। और खास बात ये है कि जो Q का वैल्यू आएगा वही सर W के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे बच गए साहब, हम सॉल्व करने से बच गए, क्योंकि डेल्टा Q जो B से C आएगा वही हमारा वर्क डन B से C हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा U वाला पार्ट हो गया था
जी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव है, जी। तो यहाँ पे जो हीट वाला पार्ट है ये भी नेगेटिव आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बी से सी में सिस्टम ने हीट गेन करने के बजाय सिस्टम ने यहाँ पे हीट क्या किया है, रिजेक्ट किया है। मतलब यहाँ वाला जो हीट है वो हमारे काम का नहीं है, फॉर्मूले में नहीं लिखेंगे उसको। जी सर। अब बात कर लेते हैं सी से ए। तो ध्यान से देखें, सी से ए प्रोसेस के दौरान जो वॉल्यूम है गैस का वो हमेशा कांस्टेंट है और वो क्या है, वी नॉट। मतलब हम ये कह सकते हैं ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन विल बी जीरो। क्लियर। तो अब बात कर लेते हैं डेल्टा क्यू की, मतलब हीट एक्सचेंज की। तो आपको पता है आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू की वैल्यू को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एन सीवी इंटू डेल्टा टी। जी। तो डेल्टा टी अगर आप देखें तो टी नॉट माइनस 3T0 सर। लेकिन सर ये भी निगेटिव आ गया। बिल्कुल आना भी चाहिए जी। क्योंकि हम देख पा रहे हैं सी से ए प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है। मतलब इस प्रोसेस में भी जो सिस्टम है वो हीट क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो इस ओवरऑल प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप में से एक ही ऐसा स्टेप है जहां पे सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी है, एंड दैट इज व्हाट, ए टू बी। बिल्कुल। तो अब हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो एफिशिएंसी के लिए पहले क्या करेंगे, नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन मतलब तीनों प्रोसेस का जो भी वर्क है उसका क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे और अपॉन क्यू ए से लेके बी तक, बस खत्म। हाँ। तो आपको यहाँ पे वर्क डन में ये वाली वैल्यू और इन दोनों वैल्यूज का क्या करना है, समेशन करना है। बिल्कुल। आप ये वाला ये अब देखिए यहाँ पर हमने तो प्रॉपर्ली सॉल्व कर लिया ताकि आप थोड़ा हर प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू निकालना सीख जाओ। लेकिन जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाओगे तो पहले आप देख ही लो, अगर डेल्टा क्यू निगेटिव आ ही रहा है, ये साफ साफ दिख गया कि यार टेम्परेचर कम हो रहा है, तो डेल्टा यू इज नेगेटिव, वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा डब्ल्यू इज जीरो, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू भी नेगेटिव है। तो उस केस में आप निकालो ही मत, निकालने में टाइम वेस्ट मत करो कि एनसीवी डेल्टा टी वैल्यू पुट करके चेक कर रहे हो, आपको दिख ही जाएगा वहां पर। तो बेसिकली आप वही निकालो जिसकी आवश्यकता है। राइट सर। तो सर ये हमने यहां पर वर्क डन नेट आप रख लीजिएगा, एक ये वाला वर्क डन, ये वाला दोनों का समीशन, क्योंकि वर्क डन में नेट लिखना है, मैं यहां पे लिख देता हूं। ये हो जाएगा वर्क डन ए से बी प्लस बी से सी और सी टू ए तो जीरो हो गया था, जीरो हो गया अपॉन क्यू केवल ए से लेके बी वाला सब हमने सॉल्व कर दिया है। इसको उठा के एज इट इज वहां पे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए समझ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं जी। और एक और बात याद रखिएगा कि कभी भी ग्राफ दिया हो ना तो देख लीजिएगा कि ये पीवी ग्राफ है या कोई और ग्राफ है, क्योंकि मुझे याद है सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जैसे ही ग्राफ देखते हैं तो कहते हैं सर एरिया अंडर द कर्व वर्क दे देगा। वो तभी देगा जब वाई एक्सिस पे आपका क्या है, प्रेशर है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, वॉल्यूम है। अगर ऐसा नहीं है और आपको टोटल वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस का निकालना है तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इंडिविजुअली हर एक प्रोसेस का आपको वर्क कैलकुलेट करना होगा और फिर उसका आप क्या करेंगे, समेशन कर देंगे। जी सर। चलिए सर आगे बढ़े सर। हाँ सर आगे बढ़ते हैं सर। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम सारी स्टैंडर्ड प्रोसेस के बारे में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम थर्मोडायनेमिक्स में कुछ मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं, जिसमें ऐसे भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें कि कोई गिवन प्रोसेस जो है वो हो सकता है कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। ये पहला न्यूमेरिकल, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक प्रोसेस दिया हुआ है जिसमें पीवी ग्राफ आपको दिया हुआ है पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक जी। सर मेरा सबसे पहला सवाल स्टूडेंट से ये है कि आप ये बताओ ये कौन सा प्रोसेस है। हाँ। तो आपसे अगर ये सवाल पूछूं कि ये कौन सा प्रोसेस है तो लोग क्या जवाब देते हैं कि सर यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर अभी हमें सेम दिखाई दे रहा है। हाँ। क्योंकि इस पॉइंट का प्रेशर है 2P0, वॉल्यूम है V0 जी। तो यहाँ का टेम्परेचर 2P0 V0 अपॉन NR हो जाएगा जी। उसी तरीके से यहाँ पे भी P इंटू V का प्रोडक्ट वही सेम आ रहा है जी। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि पॉइंट A और पॉइंट B का जो टेम्परेचर है वो सेम है जी। तो ये प्रोसेस होगा आइसोथर्मल जी। तो मैं आपको बता दूं ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि याद करो कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता तो उस केस में जो पीवी ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन ना बन करके वो एक हाइपरबोलिक कर्व होता था। या आप ऐसे समझो आइसोथर्मल होने का मतलब ये है कि हर जगह पर टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ये नहीं कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम हो गया तो आप आइसोथर्मल बोल देंगे। इनिशियल फाइनल सेम हो और रास्ते में हर एक पॉइंट पर सेम हो
तब आप उसको आइसोथर्मल बोल सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि पॉइंट ए जी। और पॉइंट बी का तो टेम्परेचर सेम होगा, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस बीच में टेम्परेचर चेंज हुआ होगा। जी। मतलब सर मैं ये बोल सकता हूँ कुछ ऐसा हुआ होगा कि ए से बी में अगर पहले बढ़ा होगा तो फिर घटा होगा, या फिर पहले घटा होगा तो फिर बढ़ा होगा। बिल्कुल। तो ये तो तय हो गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। फाइंड द पॉइंट वेयर द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज मैक्सिमम। जी। एक्चुअली आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस प्रोसेस में जिस पॉइंट पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम और प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ऐसे सवाल को जो है सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करो। बिल्कुल। मैथ्स आप पढ़ चुके हो, आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। राइट। यहां से m मुझे दिख रहा है, स्लोप हो जाएगा माइनस पी नॉट बाई वी नॉट। राइट। ठीक, या ऐसा भी बोल सकते हैं जिन लोगों की मैथ्स अच्छी है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है और दो कोऑर्डिनेट से पास होने वाली एक ही स्ट्रेट लाइन होती है, उसकी इक्वेशन निकालना आपको अच्छे से आता है। या तो आप ऐसे निकाल लो या और जो मेथड आप जानते हो वैसे निकाल लो। तो अगर मैं यहां से लिखूं तो m मुझे पता चल गया और c मुझे लग रहा है सर ये 3 पी नॉट जाएगा। बिल्कुल सर जी। तो बस अब यहां पे इक्वेशन लिख लीजिए। देखिए y कितना है p इक्वल टू m कितना था माइनस पी नॉट वी नॉट इंटू एक्स की जगह है वॉल्यूम प्लस 3 पी नॉट। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना उसका हमने इक्वेशन लिख लिया है। इक्वेशन लिख लिया। अब सवाल देखो, टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम करना है। तो ऐसे बोल सकते हैं जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा वहां पर P इंटू बी का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, क्योंकि P भी इक्वल टू क्या होता है nRT। जहां पर ये मैक्सिमम वहां पर ये मैक्सिमम। P मैक्सिमम हो या ना हो ये मुझे नहीं कह सकता, ये मैं नहीं बता सकता। B मैक्सिमम है या क्या ये भी नहीं बता सकता, लेकिन PB का प्रोडक्ट मैक्सिमम होना है। तो ये है P, तो क्यों ना इस पूरी इक्वेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा ये हो जाएगा Pb इक्वल टू माइनस पी नॉट बाई वी नॉट इंटू बी स्क्वायर प्लस 3 पी नॉट इंटू वी। बस अब आपको इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए y कह देता हूं, सपोज लेट y डैश बोल दीजिए। y डैश बोल देते हैं, y को हम पहले दे चुके हैं। तो y डैश को मैक्सिमम करना है, वेरिएबल है यहां पर वॉल्यूम वाला टर्म। तो आपको पता होगा जब भी मैक्सिमम मिनिमम करना होता था हम क्या करते थे, उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0। मतलब इसको डिफरेंशिएट करके इसको y डैश को, मतलब इस डब्बे को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और इक्वल टू अगर 0 कर देंगे तो हमें वो पता चल जाएगा कि ये वाली वैल्यू कहां पर मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है। जी सर देखते हैं। हाँ सर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सर दूसरे पेन से, माइनस पी नॉट बाई वी नॉट, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v हो जाएगा, 2v हो जाएगा, प्लस 3 पी नॉट और v का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो सर यहां से v निकल के आ गया। हाँ, v की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 3/2 पी नॉट, पी नॉट, सॉरी वी नॉट। और जब इसकी वैल्यू हम वापस इक्वेशन में रखेंगे तो पी नॉट की वैल्यू आती है 3/2 पी नॉट। मतलब ये है 1.5 वी नॉट और ये हो जाएगा 1.5 पी नॉट अगर पॉइंट्स में लिखे तो। मजे की बात ये है इस पॉइंट पर जो है फंक्शन जो होगा ये या तो मैक्सिमा जाएगा या मिनिमा जाएगा, ये आपका मैथ्स का पार्ट है। हाँ। और ये पॉइंट जा रहा है बिल्कुल मिडिल वाला पॉइंट, मिडिल वाला। जी। तो यहां से देख करके आपको एक बात समझ में आ रही है कि जो मिड पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन का इस गिवन क्वेश्चन में, यहां पर टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। मैक्सिमम क्यों आएगी, आप इनका प्रोडक्ट करो। हाँ, ठीक। 1.5 इंटू 1.5 होगा 2.25। तो सोचो यहां पे तो था टेम्परेचर का पीबी का प्रोडक्ट में 2 आ रहा था, देखिए 2 पी नॉट वी नॉट, और यहां आ रहा है 2.25 पी नॉट वी नॉट। इसका मतलब यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा। इस पॉइंट को सर अगर हम सी कह लेना तो हम ये बोल सकते हैं ए से सी पहले टेम्परेचर बढ़ा, राइट सर, और फिर मैक्सिमम हुआ, और फिर सी से लेके ए मिनिमम होके वापस 2 टी नॉट हो गया। तो सर ये बात आई है तो चलो मैं स्टूडेंट को एक बात बताता हूं। जैसे कि सर ने यहाँ पे बहुत बढ़िया स्टेप किया। सर ने क्या किया कि प्रेशर की वैल्यू को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, और आपको पता है पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। जी। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि यार टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वॉल्यूम के साथ कैसा हो रहा है, हाँ। तो जरा ध्यान से देखना, आप पीवी की जगह यहाँ पे nRT पुट कर देते, मैं लिख दूं सर यहाँ पर nRT, और अगर nR से डिवाइड कर देते तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो रिलेशन बन रहा है ये बिल्कुल आपका पैराबोलिक रिलेशन बन रहा है, जिसमें v स्क्वायर का जो कोफिशिएंट
कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव है, मतलब बिल्कुल। अगर मुझे टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करना हुआ, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करना हुआ तो इस इक्वेशन को देख करके समझ में आ रहा है पैराबोलिक कर्व बनेगा, Quadratic। ओपनिंग डाउनवर्ड। ओपनिंग डाउन आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक ax² + bx + c। अगर a नेगेटिव होता था तो पैराबोला नीचे की तरफ जाता, डाउनवर्ड। ये जो पॉइंट है ये आपका ए पॉइंट होगा, ये आपका बी पॉइंट होगा। ए और बी पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो सेम होगा और एक बीच में पॉइंट आएगा जहां पर टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम हो है, जाएगा। जिसके करस्पॉन्डिंग हमें वॉल्यूम पता है जो कि कितना आ रहा था वॉल्यूम 3/2 V0। तो आप देख पा रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको कोई ऐसा कर्व दिया हो, पीवी कर्व विद नेगेटिव स्लोप, और उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन देखना हो ना, तो हमेशा टेम्परेचर का वेरिएशन आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। अगर वो पीवी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुआ जिसमें टेम्परेचर पहले इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा। मुझे लगता है सर ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के प्रॉब्लम्स काफी पूछे जाते हैं। पूछे गए और डायरेक्टली पूछे गए।